नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। चक्रव्यूह में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में जहां पर उन्होंने लाल टोपी को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है और जिसके बाद से अब पलटवार का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पलटवार किया है पीएम मोदी के इस बयान पर। लेकिन यूपी में जिस तरह की सियासी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है, उसको अब एक नया रूप यहां पर दिया जा रहा है, जो कि भगवा बनाम लाल रंग की यहां पर जंग देखने को मिल रही है और लगातार वाद विवाद का सिलसिला जारी है। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में और किस तरह से सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है, समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सता रहा लाल टोपी का डर? क्या उत्तर प्रदेश में इस बार भगवा पर भारी पड़ेगा लाल रंग? गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 34 मिनट भाषण दिया। 34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मिनट विकास और किसानों की बात की, पर इस 34 मिनट के भाषण में खास थे वो 5 मिनट, जिसमें मोदी ने ये बता दिया कौन है बीजेपी के खिलाफ चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव में। न कांग्रेस न बसपा, मोदी ने बताया सपा से है खतरा। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर करारा हमला करते हुए लाल टोपी वालों को उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें यूपी में घोटालों के लिए सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। पीएम मोदी ने कहा, ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। गौरतलब है कि लाल टोपी समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान है। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि यही लाल टोपी भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा का, व्यापार का, स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब टोपी वर्सेस तिलक की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है और क्या कुछ सियासी मायने हैं वो समझेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ चुके हैं चक्रव्यूह में प्रदीप भटनागर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र सिंह जी, जो कि सपा से प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में क्या अब भगवा वर्सेस लाल रंग हो चुका है? क्या यही रणनीति, अब रंगों की रणनीति हमें देखने को मिलेगी वहां पर? थोड़ा सा गलत वक्तव्य रख दिया। मैं लाल टोपी गणना कैसे भगवा से कर सकता हूं? जो लाल टोपी खूनी टोपी है, जो कार सेवकों पे गोली चलाई और हजारों कार सेवक मार दिए, मैं उनसे कैसे तुलना कर सकता हूं भगवा की? भगवा मेरे धर्म का प्रतीक है, मेरा झंडा है भगवा। मैं लाल टोपी से नहीं कर सकता। पहली चीज, बराबरी उनसे की जाती है जो राष्ट्र धर्म के लिए, देश के लिए समर्पित और काम करते हो, तो उनके लिए बराबरी की जाती है। पहली चीज। पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने खुद आकर लाल टोपी वाला यहाँ पर मुद्दा उठाया है और साफ साफ कटाक्ष कर दिए हैं
पर ये लाल टोपी से वो किसकी तरफ निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लाल टोपी कहा कि रेड सिग्नल, कि रेड सिग्नल से बचे और बच के निकले वहां से, क्योंकि इनके चक्कर में नहीं फंसना है, प्रदेश का विकास में रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए लाल टोपी से बच के चलना है। एक संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को, गोरखपुर की जनता को कहा गया है इस चीज के बारे में कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह विकास हुआ लाल टोपी वालों के प्रति, और कैसे उन्होंने किया। देखा कि जिन्होंने एम्स की जमीन देने में बहुत लंबा टाइम लगा दिया और बड़े ही रूखे मन से एम्स की जमीन दी जो बनना था, जिसमें इतना टाइम लगा। इन चीजों को बताया कि अगर जो आज खाद की फैक्ट्री चालू हुई है, अगर आदरणीय अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी इस आगे काम को बढ़ाते तो बड़ा अच्छा लगता। देश के नागरिक वो भी हैं, देश के नेता हैं वो, और एक बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल हैं। प्रदीप तो जी, इस चीज मतलब को हर लाल टोपी पहनने वाले से खतरा है यूपी की जनता को, क्योंकि कोई और भी हैं जो लाल टोपी में नजर आए हैं। मैं चाहूंगी मैं बता देता हूँ। आपको देखिए, दिखाएं। आप मैं थोड़ा सा, हाँ मैं बताता हूँ आपको कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भारतवर्ष के अंदर वंदे मातरम कहता है वो बीजेपी वाला है, जो भारत माता की जय बोलेगा वो बीजेपी वाला है। तो ये एक सोच है इनकी, हमारी सोच नहीं है। क्योंकि वंदे मातरम बोलना, अगर कि आम नागरिक बोलते कि ये नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये अगर वंदे मातरम बोलना, क्यों ये इन चीजों से इतनी ईर्ष्या करते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन चीजों को सुनते हैं तो इनको उबाल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि ये बीजेपी वाला है। ये एक सोच है बस। और तो प्रदीप जी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी लाल टोपी में दिखाई दिए, तो क्या योगी आदित्यनाथ से भी उत्तर प्रदेश की जनता को खतरा है? देखिए, योगी जी ने तो कभी ये फोटो बहुत वायरल हो रही है आजकल। ये लाल नहीं हो सकती, भगवा है। आप इसको बेशक लाल का डार्क हो सकता है, मगर भगवा पहनने वाले भगवा ही पहनेंगे। और आपने भगवा और लाल की बड़ी आसानी से कभी साथ में एक साथ कल्पना कर दी देखने की। और मैं तो कहूंगा कि भगवान सुदबुद्धि दे और लाल और भगवा एक हो जाएं, जो भारत और मेरा प्रदेश पूरा विकसित हो सके। चलिए, बहुत बेहतरीन बात कही जी। भटनागर जी, आपके पास लौटेंगे। नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके। नागेंद्र जी, यहाँ बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भगवा और लाल एक ही हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। नागेंद्र जी से कुछ तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए प्रदीप जी, आप ही के पास वापस आना चाहूंगी। सर, जो विकास है उसे छोड़कर बाकी सभी पर मुद्दों पर चर्चा चल रही है। यहाँ पर वाद विवाद की रणनीति देखने को मिल रही है। जो राजनीति है विवादों में सिमट कर रह गई है, बातों में सिमट कर रह गई है, सिर्फ भाषणों में रह गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर उत्तर प्रदेश के शुभचिंतक हैं, उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनता से अपना समर्थन लेके सरकार बनाई, तो इन्हें हर चीजों पे काम करना चाहिए था। आज उपेक्षा हो रही है और प्रधानमंत्री खुद वक्तव्य में कह रहे हैं, तो उसका भी कारण है। जहां उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे बिजली नहीं होती थी, जो वीआईपी इनके विधानसभा होती थी उसमें लाइट होया करती थी, 10-10 घंटे की कट नहीं होता था, और तारों पे जहां पे कपड़े सूखते थे वहां 24 घंटे लाइट है। अगर इनकी दशा और अगर राजनीतिकरण ठीक होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर का जो बिजलीकरण ठीक करा गया है, जो स्वस्थ किया गया है, वो सरकार डायरेक्ट टेंडर देके नहीं कराती इनके कार्यकाल के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा था बिजली, जो सरकार ने खत्म कर दिया। तो जो भी सरकार आती थी, जो भी नेता आता था, वो वादा करता था कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे, गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, घर घर पानी होगा। मगर वो कहां होता था? वो भी आदमी को देख के, उसका जात धर्म देख के होता था। उस चीज को तोड़ना बहुत जरूरी था। प्रदीप जी, अभी भी कुछ ऐसे मसले हैं जो अभी तक सुलझे नहीं है। नीति आयोग की हाल ही की जो रिपोर्ट है, जिसमें 5 चुनिंदा राज्यों के नाम शामिल होने थे, जिसमें जो गरीबी रेखा से नीचे, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम उसमें से एक है। बल्कि 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, बिल्कुल कुछ सोच समझ के देगी। उत्तर प्रदेश को समय लगेगा और विकसित होने में। कितना समय लगेगा सर? सत्ता में आपकी सरकार बैठी हुई है इतने समय से। हाँ, अभी 5 वर्ष हुए हैं। कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनता है या निर्माण होता है, समय तो लगता ही है। अब देखिए, एम्स बनाया, पर जो आप विकास और लोकार्पण कर रहे हैं उस पर तो सपा अपना दावा ठोक रही है कि भाई ये हमारे समय में बना है, तैयार हुआ है, और अब इसको बीजेपी अपना नाम दे रही है और शिलान्यास कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि आपने लोकार्पण तो किया, उसे पूर्ण क्यों नहीं किया? पहली चीज।
आपने लोकार्पण किए, आपने चुनाव से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले या 1 महीने पहले किया। आप कुछ करते तो सही इसको लेके। आपने लोकार्पण फीते काटने बड़ा अच्छा काम किया। चलिए इसी सवाल का जवाब नागेंद्र जी से ही ले लेते हैं। नागेंद्र जी, आप सुन रहे थे, उन्होंने बोला अगर आप जिस तरह से दावा कर रही है सपा कि हमारे समय में ये लोकार्पण जो बने हैं, विकास कार्य हुए हैं, सपा के समय में हुए हैं, और लोकार्पण अब बीजेपी कर रही है, क्रेडिट जो है बीजेपी ले रही है, क्या कहेंगे? कुछ तकनीकी कमी है, तो एक बार फिर से प्रदीप जी आप ही के पास वापस आना चाहूंगे कि जिस तरीके से सपा भी लगातार हमलावर हुई है इस बात को लेकर कि हाल ही में जो फ्लाईओवर जो है वो जिसका पीएम मोदी ने जो है उद्घाटन किया है, और उस पर अब सपा भी हमलावर हो चुकी है केंद्र सरकार पर कि वो अखिलेश सरकार के राज में बना था, और तमाम जो भी विकास कार्यों का दावा बीजेपी यहां पर कर रही है वो भी अखिलेश राज में ही शुरू किए गए थे। प्रदीप जी, मैं तो पूछना चाहूंगा, मेरे साथी नेता बैठे हैं, माननीय नागेंद्र जी बहुत सीनियर है समाजवादी पार्टी के अंदर। आपने उत्तर प्रदेश में विकास किया, गरीबों को छत क्यों नहीं दी? आपने उन्हें राशन क्यों नहीं दिया? पक्की सड़क क्यों नहीं दिया? आपने चिकित्सा व्यवस्था पूरी, आपने जो बच्चे, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, आपने उनका साल का फंड 5,000 रुपए। मैं आपसे पूछ, आप मेरे साथ बैठी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई प्राइमरी स्कूल 5,000 रुपए साल के फंड में चल सकता है? जिसमें उसे प्लास्टर भी करना है, पानी व्यवस्था भी देखनी है, बाथरूम भी देखना है, बिजली भी देखनी है, लाइट भी देखनी है। पर क्या वजह है कि अभी भी यूपी जो है विकास से कोसों दूर नजर आता है? यूपी में अभी भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है। अभी भी वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो यूपी काफी पिछड़ा है उसमें से। और जिस तरीके के दावे बीजेपी सरकार कर रही है उस हिसाब से काफी लंबा समय हो चुका है। बीजेपी कितने भी दावे करते रहे, मीडिया बहुत सजग और जागरूक है, हर जिले में, हर देश में, हर गांव में जगह पहुंच सकती है और पहुंचती है। ये कोई दोहराई झूठ बोलना नहीं है। पहली चीज, अगर उत्तर प्रदेश के जब कोरोना आया और इतना भयंकर आया कि देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ही थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व था, जिसमें 1 लाख से ऊपर गांव जो कि स्कैनिंग करे गए, और वो भी मात्र 10 दिन के अंदर। ये कम नहीं है। आप जाके देखिए और प्रदेशों के अंदर क्या चल रहा है। आज आपका प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत छोटा ही होगा, और उससे संख्या कहीं ज्यादा है, बहुसंख्या है, और उसके विकास के लिए 5 वर्ष काफी नहीं है। अगर सारी सरकार 5-5 वर्ष पूरा करते आती काम को, तो आज कहां से कहां होता। आज 19 चीनी मिलें चालू करी है प्रदेश के अंदर, और जिन्हें रोजगार मिला है, अगर वो चीनी मिलें जो मायावती जी ने बेच दी और 10 चीनी मिलें इन्होंने ठप कर दी, अगर वो कार्यकाल को पूरा करते, काम को पूरा करते होते, तो आज प्रदेश हमारा पूरे देश के अंदर नंबर 1 होता और सोने की चिड़िया कहलाता। आज ऐसा क्यों है कि अयोध्या का विकास किया जा रहा है, अयोध्या को आज टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं किया गया? पर यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से फायदा किसको हुआ, परिणाम क्या हुआ, बंगाल में साफ दिखा है सर। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास की बात क्यों नहीं? जो भाषण दिए जा रहे हैं उसमें विकास, साक्षरता, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त जनता को है, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात की जाए सिर्फ, तो उस पर बात क्यों नहीं? रोजगार, महंगाई, गरीबी पर बात क्यों नहीं? अगर हम भी मन लुभावन राजनीति करते कि हम भी सब बच्चे को साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे या कंप्यूटर देंगे, अगर उस पर हम भी राजनीतिकरण करते होते तो आज एम्स थोड़ा बन जाता। आज 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो तैयार हुए हैं, आज जो खाद की फैक्ट्री तैयार हुई है, वो कैसे बन पाती? आप देखिए कितना बड़ा दिल है राज्य की सरकार का और देश के प्रधानमंत्री का। कहते हैं जो खाद मिलेगी नेपाल को मिलेगी, मध्य प्रदेश को मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी, सबको मिलेगी। अगर एम्स का फायदा मिलेगा तो 3 राज्यों को तो मिलेगा, पड़ोसी देश को भी मिलेगा, हमारे नेपाल को भी मिलेगा। इतना बड़ा एम्स बन रहा है। अब गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को लखनऊ, बनारस नहीं भागना पड़ेगा, दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं उनके लिए जिले स्तर पे काम चल रहा है। आज वैक्सीनेशन अगर सबसे तेजी चल रहा है तो मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। सबसे बड़ी संख्या को लगा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है। मैं तो पूछना चाहूंगा, नागेंद्र जी बैठे हैं, इनके नेता ने, इनके नेतृत्व ने एक बार भी रैली और सभा के अंदर या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, भाई बहनों के लिए कि भैया वैक्सीनेशन कराइए, बढ़ चढ़े कराइए? एक बार नहीं कहा। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वैक्सीन मोदी जी की है,
बीजेपी के लगवाना मत, नहीं तो बीजेपी वाले हो जाओगे। अब ऐसी सोच को क्या बोलेंगे आप? पर आज वैक्सीन फ्री और वैक्सीन सिलेंडर मिल को लेकर कमियां भी उत्तर प्रदेश में बेहद पाई गई हैं। उस पर बात क्यों नहीं, उस पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, उस पर कोई सफाई या स्पष्टीकरण क्यों नहीं? कितने लोग जी ऐसे थे बिल्कुल जो बिल्कुल। ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, कितने अस्पताल ऐसे थे जहां पर बुनियादी सुविधाएं ही नहीं पहुंची थी, कितने अस्पताल ऐसे सामने आए जहां पर मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे थे क्योंकि अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया जा रहा था, कहीं डॉक्टर नहीं मैं थे। मैं आपको याद दिलाना चलिए चाहूंगी। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। हम्म। जिस समय सेकंड पार्ट जब आया कोरोना का और जो इतनी बड़ी महामारी आई, कम से कम 15 सीएमओ सस्पेंड और जिन पे इंक्वायरी चल रही है, जिन्होंने अपने जिला अस्पताल के अंदर आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड जिन्हें लगवाने थे नहीं लगवाए, आज वो कानून के दायरे में आज वो अपना दुख झेल रहे हैं अपनी लापरवाही का कारण। आज जिला अस्पताल के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश में कभी भी वेंटिलेटर बेड नहीं था, आज आपको वेंटिलेटर बेड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल के अंदर कभी आईसीयू बेड नहीं होते थे, आज पूर्ण मिलेगा। ऑक्सीजन प्लांट मिलेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं कि आज और प्रदेशों को गैस जाती है यहाँ से। ये कभी एक कम वो नहीं है उपलब्धियां। आज हम पूरी तरीके तैयार हैं। इतनी बड़ी बहुसंख्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है, जिसको कोरोना काल में बचाया गया, पर उपलब्धियों की चादर उड़ाकर खामियों को भी नहीं ढका जा सकता प्रदीप जी, क्योंकि ये भी आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता का जो बेहाल हुए हैं, जनता के लोग जो हैं, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया क्या खराब स्थिति अस्पतालों के बाहर देखने को मिली। अब बात अगर सिर्फ चुनाव के मुद्दों की जाए तो सिर्फ चुनाव के समय में ही ये दावे और ये वादे क्यों सरकार को याद आते हैं? चुनाव से पहले क्यों नहीं वो जनता के बीच पहुंच जाते? साक्षरता जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई 100% कोई काम हुआ हो, क्या 100% चिकित्सा में पूरी तरीके से सरकार काम कर पाई हो। जो सरकार ने कमियां थी उसको अब स्वीकार किया और उसको दुरुस्त करने के लिए उस पर काम भी किया। अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% ठीक है तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जनता का काम है, मेरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का काम है अच्छा बुरा सोचना और अपना मत का प्रयोग करना। मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल कमियां रही, उस कमियों को दूर करने के लिए नहीं दिखाई दी, उस कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने दूसरी पंक्ति में उस काम को चालू किया। अभी पूर्ण 5 वर्ष हमारे पूरे होने वाले हैं, फिर 5 वर्ष जो हमें कार्यकाल के लिए मिलेंगे, हम अधूरे काम पूरे करेंगे और प्रदेश के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे कि जो दूसरी पार्टी उस पर राजनीति कर पाए। मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बार भी 400 का आंकड़ा पार, बीजेपी एक बार फिर से। कारण है ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये चाचा भतीजों की पार्टी नहीं है, बुआ भतीजे की पार्टी नहीं है, ये भारतवर्ष की पार्टी है, नागरिकों की पार्टी है, मुझे तो छोटे कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ पूर्ण अधिकार है गरीब कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनने का, जिला अध्यक्ष बनने का। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे, मेरे मुख्यमंत्री पे और मेरे शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुझे पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं छाती पे हाथ रख के कह रहा हूँ। जी चलिए, नागेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, भाजपा तो यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि इस बार भी बीजेपी सरकार। तो वहीं दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, वहां पर लाल टोपी वर्सेस तिलक हो चुका है, लाल टोपी बनाम तिलक हो चुका है। भगवा रंग और लाल रंग के बीच में यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है और वाद विवाद का सिलसिला भी लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप जो है इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, खूब इस वक्त रैलियां निकाली जा रही हैं और इस दौरान कहीं ना कहीं विकास को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई खास चर्चे नजर नहीं आए हैं। हालांकि शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी लगातार। इसी के साथ ही फिलहाल मैं प्रदीप भटनागर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े, और साथ ही नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सियासत पारा इस वक्त जो है काफी गर्म है। बीजेपी ने लाल टोपी को लेकर जो बयान दिया है और इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से जो कटाक्ष सामने आए हैं, उसके बाद अखिलेश का भी पलटवार जारी है और अब एक बार फिर से सियासी हलचल और तेज हो चुकी है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।